हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा जो यूपीपीएससी एई के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको फिल करने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मुझे मैसेज में लोगों ने भेजी हैं। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टूडेंट की मैंने लॉगिन पर्टिकुलर्स लेकर लॉगिन किया हुआ है और एक एक एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें भरनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू के समय लेकर जानी है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी बेसिक लॉगिन क्रेडेंशियल से, आपको पता है वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस लॉगिन पेज पर जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का होम पेज दिख कर आएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर जिस स्टूडेंट का मैंने डिटेल्स लिया है उसने ऑलरेडी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर रखी हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी और सब कैटेगरी ऑलरेडी उसने फिल करी हुई है। ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पहली जो पर्सनल डिटेल्स हैं, कई सारे इसमें फॉर्म्स हैं। इसमें पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल, प्रेफरेंस शीट, अदर डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और फाइनल सबमिट करने का आपको ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल डिटेल्स पर, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम जो है वो हिंदी में लिखना है और हिंदी में नाम लिखने के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम शिव कुमार है तो आपको इंग्लिश में शिव लिखकर स्पेस बार को दबाए रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो शिव हिंदी में लिख जाएगा। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट ने राहुल कुमार चौधरी ने लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं कैंडिडेट्स फोन नंबर विद एसटीडी कोड। तो जनरली ये फोन नंबर है, बेसिकली लैंडलाइन नंबर है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स के पास ये होगा नहीं, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या नॉट अप्लीकेबल, जो डिटेल आपके पास नहीं है, जो इरेलेवेंट डिटेल है, वहां पर आप एनए लिखकर छोड़ सकते हो उसको। आप यहाँ पे एनए भी लिख सकते हो, नॉट अप्लीकेबल, या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद आते हैं आपके पिता अभिभावक का विवरण। इसमें सबसे पहले है आपका फादर्स नेम। फादर्स नेम में फादर का नाम आपको लिखना है। अगर फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मीन्स डेथ हो चुकी है, तो वहां पर आप यहाँ पर लेट लिख दीजिए, पहले नाम के लेट, फिर फादर का नाम। उसके बाद फादर का डेजिग्नेशन। ठीक है, तो फादर के डिजिग्नेशन में जिनके फादर मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है वो यहाँ पर डिसीज्ड लिखेंगे। डिसीज्ड मतलब आप वर्ड सर्च कर लोगे गूगल पे, जैसे मेरे फादर भी नहीं है तो मैंने यहाँ पर डिसीज्ड भरा था, DECEASED। आपको यहाँ पे फादर डिजिग्नेशन में डिसीज्ड भरना है। उसके बाद फादर का जो एड्रेस होगा, नॉर्मली जो मूल मतलब जो पेरेंटल एड्रेस है, बेसिकली जनरली सबका गांव का होगा या शहर का भी है, तो आपको सिंपली एड्रेस भर देना है। इस एड्रेस पे यूपीपीएससी कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन नहीं करता है, ये सिर्फ रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए होता है, रिकॉर्ड्स के लिए होता है। तो आपका पेरेंटल एड्रेस, जो आपके फादर मदर जहां से बिलोंग करते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इस पे आपको कोई यूपीपीएससी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया आपका कि ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस भरना है। और अगर फादर डिसीज्ड हैं, ठीक है, तब भी आप इस जगह एड्रेस जो है वो सेम एड्रेस जो मदर का एड्रेस आप भर रहे हो वो फिल कर सकते हो। यहां पर नॉट एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फादर का ओरिजिनल एड्रेस की बात कर रहा है, करंट एड्रेस की बात नहीं कर रहा। तो ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस हमेशा जो इनिशियली था वो डिसीज हो गए हैं तब भी सेम एड्रेस फिल किया जाएगा। ये कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी जिन्होंने मेरे यूट्यूब पेज पर कमेंट किया था, सो आई थिंक क्लैरिफाई हो गया होगा। उसके बाद फादर्स की बर्थ प्लेस आपको फिल करनी है। उसके बाद फादर की नेशनैलिटी, बिकॉज यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया भरेंगे। इसी तरह आपको सिमिलर प्रोसीजर मदर्स नेम के लिए, मदर डिजिग्नेशन, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सिंपली लिख देना है, और अगर आपकी कोई जॉब है तो वहां पर आपकी किस पोस्ट पर है वो बेसिकली लिखना है। कि सपोज अगर असिस्टेंट इंजीनियर है तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर लिखना है। और ओरिजिनल रेजिडेंस जो एड्रेस है वो जनरली जो फादर का एड्रेस होगा वही मदर का ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये फादर ओरिजिनल रेजिडेंस और मदर ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस लगभग 99.99% लोगों का सेम एड्रेस होगा। ठीक है, बर्थ प्लेस दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, सेम भी हो सकती है बट इन जनरल अलग अलग होगी। उसके बाद मदर्स की नेशनैलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया लिखकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। सेव कर देंगे तो ये आपका सबमिट नहीं होगा, बेसिकली ये ड्राफ्ट जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सेव हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज थी। सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेड दिख रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको लिख रहा है यहाँ पर, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रहा है यूपीपीएससी का, उससे जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं जिन जिन पोस्ट पे, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्वालिफिकेशंस हैं। मींस ये क्वालिफिकेशंस आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि अगर किसी केस में भी एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर आपको सिंपली NA टाइप करना है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सबसे पहले चलते हैं जो पहली कंपलसरी यानी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, हाई स्कूल यानी 10th की डिटेल्स आपको देनी है, हायर सेकेंडरी जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, CBSE होगा, यूपी बोर्ड होगा, बहुत सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने हैं जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है 10th का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे तो आपका बोर्ड हो गया। यहाँ पे सेकंड में जो आपको वासुदेव मिश्रा हाई स्कूल सिमरी, ये आपका स्कूल का नाम है। तो इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक मार्कशीट दिखा देता हूँ। सपोज अगर ये 10th की किसी की मार्कशीट है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 10th की मार्कशीट है बेसिकली वहां पे स्कूल का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है VPP इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर, तो आपको ये एड्रेस जो है यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसी तरह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, यहाँ पर ये है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, आपको फिल करना है। उसके बाद आते हैं पासिंग ईयर। हमारा जो पासिंग ईयर है ये सभी को पता है कि किस साल आप पास कर रहे हो। अगर मार्कशीट में भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट है मार्कशीट है 15 जून 2005 की है। तो इसका मतलब ये 2005 में आप पास कर रहे हो 10th। तो यहाँ 2005 भरा जाएगा, यहाँ पे 2013 भरा है स्टूडेंट्स ने। और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पर एडमिशन डेट क्या भरना है, तो बेसिकली जिस डेट को आपकी मार्कशीट, इसमें सभी की किसी भी बोर्ड की मार्कशीट होगी, वो यहाँ पर डेट एक मेंशन होगी कि जिस डेट को ये मार्कशीट इशू हुई है, तो उस डेट से सिंपली एक साल कम करके आपको एडमिशन डेट डाल देनी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपली जो आपकी लीविंग डेट है वो आपकी 10th की मार्कशीट पे जो डेट पड़ी है वो डाल दीजिए, और जो आपकी एडमिशन डेट है वो एक साल कुछ महीने कम करके आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ आपको एक साल कम करके डालना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इवेल्युएशन टाइप। इवेल्युएशन टाइप में आपको दिखा रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर मार्कशीट देखेंगे तो यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्क्स परसेंटेज ग्रेड पॉइंट सिस्टम CGPA अदर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका 500 मार्क्स का अगर था तो 500 में से आपको 373 मार्क्स मिले तो ऑटोमेटिकली इतना परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको डिवीजन भरना है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट डिवीजन है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है जिसमें प्रमाण पत्र संख्या वो क्या होगी। तो बेसिकली 10th और 12th के केस में जो आपका ये डिटेल है सर्टिफिकेट नंबर वाली, ये डिटेल हमारी यहाँ पे ये वाली है, सीरियल नंबर जो है ये डिटेल है। ठीक है, आपको रोल नंबर नहीं भरना है इस जगह पे। यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है बेसिकली 15000627, इस तरह हर सभी की मार्कशीट पे लिखा होगा, वो सीरियल नंबर यहाँ पर भरना है, रोल नंबर नहीं भरना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिमार्क्स प्राप्त विशिष्टता का विवरण। तो यहाँ रिमार्क्स में आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो या कुछ आप फिल भी कर सकते हो। सपोज जैसे कि आप लिख सकते हो कि पास विद फर्स्ट डिवीजन, पास विद सेकेंड डिवीजन, या फिर आप लिख सकते हो कि अगर कोई आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था उसके बारे में कुछ जनरल रिमार्क्स लिख सकते हो। बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे छोड़ सकते हो ब्लैंक। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं जैसे, तो 6 सब्जेक्ट आप यहाँ पर भी, जैसे इस मार्कशीट जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स लिखकर सब्जेक्ट के नाम टाइप करने हैं। ये जो भी आप टाइप करोगे ये हमारे 10th की मार्कशीट से मैच करने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखना है जो आपकी मार्कशीट या जो डिग्री है, सॉरी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, उससे मैच ना करे। फिर आपको मार्क्स या ग्रेड, अगर ABC ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो फिल करने हैं आउट ऑफ मैक्सिमम ग्रेड, मीन्स आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले। तो ऑटोमेटिकली इनका टोटल हमारा 500 होना चाहिए और ये जो मार्क्स है वो टोटल यहाँ होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमारा परसेंटेज निकल आएगा 373 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर आप इसे सेव कर दोगे। ठीक है, अब चलते हैं इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी पे। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली आपको
यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको सीरियल नंबर जो दिया है वही डालना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड में भी देख रहे हैं आप स्नातक है, ये भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। स्नातक मीन्स हमारा कि बीटेक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन की वो होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इस पे जो आपकी ये लिस्ट दिख रही है इसमें वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखा रहा है जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। तो बेसिकली आप इसे प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। वहां पे सिंपली आपका जो आपकी डिग्री है या मार्कशीट्स पे जो कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं सिंपली आपको इस तरह लिख देना है। सपोज आपने AKTU से किया है, AKTU का नाम नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो AKTU लखनऊ और साथ ही साथ कॉलेज का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपका कॉलेज नाम नहीं दिखा रहा, सिंपली आपको वहाँ टाइप करने वाली जगह पे डिटेल्स फिल कर देनी है। ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देना है। एडमिशन डेट और लीविंग डेट यहाँ पे 4 साल का डिफरेंस होगा बिकॉज यहाँ बीटेक 4 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लीज सिलेक्ट में मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको सिलेक्ट करना। सर्टिफिकेट नंबर आपको जो आपकी बेसिकली इसमें आप डिग्री का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे बिकॉज यहाँ पे मार्कशीट पे हो सकता है सभी मार्कशीट्स पे जो ईयर वाइज मार्कशीट्स होंगी उस पर अलग अलग नंबर होगा। तो यहाँ पर आप बीटेक वाली क्वालिफिकेशन में और एमटेक वाली क्वालिफिकेशन में यानी हायर क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आप अपने डिग्री का जो सीरियल नंबर है, मैंने एग्जांपल में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपनी डिग्री खोली हुई है गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर आपको दिख रहा है डिग्री सीरियल नंबर। तो बीटेक की डिग्री का सीरियल नंबर आपको डालना है, ना कि इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर नहीं डालना है। तो एक सर्टिफिकेट पे डिग्री के सीरियल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जो आपने मार्कशीट डाला था यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गलती से कि यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट नंबर डालनी है। यहाँ बेसिकली सर्टिफिकेट ये पासिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। तो 10th और 12th की जो सीरियल नंबर्स जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर्स होंगे। इसी तरह बीटेक यानी जो डिग्री ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बीटेक में जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपको यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट लिखने हैं वो आप अगर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 45 लिखना है या 35 लिखना है, तो यहां पर बीटेक के केस में आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप सिंपली 1 लिख दीजिए। आपको मार्कशीट में टोटलिंग करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 45 या 35 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। सिंपली बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 लिखिए। जैसा कि मैं अपना आपको दिखा देता हूं, ये मेरा डीएफ का एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे सिंपली सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं कि आप लिख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 लिख के सिविल इंजीनियरिंग लिखना है। जैसे ही आप करोगे फिर सेव ड्राफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिग्री का सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद अगर आप एमटेक की क्वालिफिकेशन है तो आप एमटेक की डिटेल लिखेंगे। अब क्वेरी है कि कुछ स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th नहीं किया है 10th के बाद डिप्लोमा करके बीटेक में आए हैं, तो उनके लिए करना ये है उनको इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी में जो जहां पे कॉलेज का नाम लिखा था वहां पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है, ठीक है। बीटेक की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। और उन्होंने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा तो वो डिटेल लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अन्य यदि कोई हो तो डिप्लोमा की डिटेल्स जो है वो अगर इस यूनिवर्सिटी में है उन डिप्लोमा जहां से उन्होंने किया है तो ठीक है, अदरवाइज जहां से भी डिप्लोमा किया है उन्होंने वो डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम कॉलेज का नाम फिल कर देंगे और इसमें लिख देंगे कि आपने डिप्लोमा किया है, किस ईयर में एडमिशन लिया है वो आपको ऑलरेडी जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही फिल करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर में जो डिप्लोमा का फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट होगा कोर्स के बाद जो मिलेगा वहां पे सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको भरना है, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे डिप्लोमा के केस में भी आप 1 लिखिए और सिर्फ लिखिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। डिप्लोमा आपकी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 1, बीटेक में भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 1 और सर्टिफिकेट नंबर में डिग्री का सीरियल नंबर आपको लिखना है, ठीक है। एडमिशन डेट आप सिंपली जितने साल का कोर्स है जो आपकी डिग्री की डेट है उससे आप सिंपली उतने टाइम पीरियड घटा के डाल सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में स्क्रॉल करने पे नहीं मिल रहा है तो आप उसको ब्लैंक छोड़िए और यहाँ पर जो टाइप करने वाली लोकेशन है वहां पर पूरी डिटेल्स टाइप कर दीजिए
और सपोज अगर आपने 12th नहीं किया है तो कॉलेज नेम की जगह नॉट अप्लीकेबल लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक्सपीरियंस डिटेल पे, ये भी बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ नॉट अप्लीकेबल देन टाइप NA, एड योर एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंट टू पास्ट, यानी आपको सबसे पहले जो डिटेल फिल करनी है वो प्रेजेंट की, कि इस समय आप क्या कर रहे हो और इस ऑर्डर में आपको चलते जाना है। मतलब अभी 2021 चल रहा है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, 2020 में क्या कर रहे थे, 2019 में कर रहे हो, फ्रॉम टू करके, और आपका क्या पे स्केल था, क्या डिजिग्नेशन में आपने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन नेम विद फुल डिटेल्स भरना है, पद धारण की अवधि भरनी है, पद धारण की अवधि कब तक है, और प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स आपकी पोस्टिंग कहाँ है, और आपको रीजन ऑफ लीविंग छोड़ना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल आपको बता देता हूं कि सपोज इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, कि अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर आप डिटेल्स दे भी देते हो तो आपसे वहां पर इंटरव्यू के समय इसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस अगर आप यहां पर फिल कर रहे हो तो उसका कोई भी सर्टिफिकेट वहां पर देने की जरूरत नहीं है, कोई भी NOC देने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मांगेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ फिल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप फिल भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डिटेल्स देनी ही देनी है, और तब देनी है जब उन्हें लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से वो NOC टाइमली UPPSC को दे पाएंगे। ये चीज हो गई, बिकॉज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के समय ले जाना होगा कंसर्न एम्प्लॉयर से, यानी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप प्राइवेट की डिटेल्स तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी रिलीविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उन्हीं से मांगा जाएगा। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्राइवेट वाली डिटेल्स दे दीजिए, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल तब दीजिए अगर आपकी NOC आपको लगता है कि आप अभी दे पाएंगे, या टाइमली जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको NOC नहीं देगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर मत दीजिए, बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपका कैंडिडेचर एक बार प्रोविजनल हो जाता है रिजल्ट में, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने थे वो आप नहीं देते हो, तब तक वो आपका सिलेक्शन प्रोविजनल रहेगा। आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट में की ज्वाइनिंग के लिए UPPSC उस डिपार्टमेंट को आपका नाम नहीं रिकमेंड करेगा। तो सोच समझ के दीजिए, बिकॉज आपकी इस चीज से आपकी हो सकता है सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग ना आए। ठीक है, और अगर ये एप्लीकेबल नहीं है आपकी कोई भी, सपोज आप प्राइवेट में टीचिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आई थिंक इसको जरूरत नहीं है दिखाने की। आप इंटरव्यू के समय बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये चीज जो आप यहाँ फिल कर रहे हो ये वहां पर ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि आपने यहाँ क्यों नहीं दिखाया, वहां क्यों, क्योंकि बिकॉज आप प्राइवेट की डिटेल्स आप नहीं दो या ना दो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा प्राइवेट वाले लोग ना दें, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हैं वो वही लोग दें जिनको लगता है NOC मिलेगी। नहीं मिलेगी तो यहाँ पर मत भरें, अदरवाइज सिलेक्शन होने के बाद उनका कैंडिडेचर प्रोविजनल रहेगा जब तक वो फर्दर रिजल्ट के बाद NOC UPPSC को नहीं सबमिट कर देते हैं विद इन टाइम बाउंड मैनर। तो यहाँ पर स्किप कर देते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट पे मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें एक कंफ्यूजन थी, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि नगर विकास और जो UP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की पोस्ट थी, उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंडी परिषद की जो पोस्ट है वो नॉन गेस्टेड पोस्ट है, और UP अर्बन हाउसिंग की नॉन गेस्टेड पोस्ट है। मैंने उसमें नगर विकास की भी पोस्ट नॉन गेस्टेड बताया था। बेसिकली यहाँ पर इस एग्जाम के थ्रू वो गेस्टेड पोस्ट ले रहे हैं, तो आप उसको नगर विकास को इरिगेशन डिपार्टमेंट और UP अर्बन हाउसिंग से आप ऊपर रख सकते हो, यानी सेकंड नंबर पे आपका वो आ जाएगा, थर्ड पे आप इरिगेशन रख सकते हो, फोर्थ पे आप UP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट रख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, और बाकी मैंने आप वीडियो देख लेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आप बिकॉज चॉइसेस जो हैं वो पर्सन टू पर्सन, उसकी रिक्वायरमेंट, जॉब लोकेशन, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो कुछ ऑर्डर जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उसका सारे एस्पेक्ट देख कर ही आप भरें।
और इंपॉर्टेंट चीज में करना क्या, जस्ट जिस ऑर्डर में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट का सीरियल नंबर दिया है, जैसे जिस सीक्वेंस में आप इसमें टिक मारेंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर आपको दिख रहा है, इस प्रेफरेंस ऑर्डर में ये लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेव हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में यहाँ फर्स्ट रेफरेंस, सेकेंड रेफरेंस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि इसमें मदर या फादर की डिटेल्स आपको नहीं भरनी है। रेफरेंसेस में बेसिकली आप अपने दो किसी फ्रेंड्स की दे दीजिए जिनकी डिटेल्स आपको पता है और उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, ये एक तरीके से रेफरेंस का मतलब है ऐसे दो लोग जो आपको जानते हों आपको पूरी तरह से, तो आप डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी देनी होगी आपको। ठीक है, बस आपको मदर फादर का इसमें नहीं देना है। ठीक है, और आपके ब्रदर सिस्टर का भी देने की जरूरत नहीं है, जो आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में है उनसे को आपकी डिटेल उनमें नहीं आपको ये रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स में क्या भरना है। यदि आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी अर्धशासी संस्था में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप यस करोगे, ठीक है, तो आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। जैसे ऑटोमेटिकली आपने वहां डिटेल्स भरी तो यहाँ पर भारत राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी शासकीय यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड या अर्धशासकीय यानी पीएसयूज हो गए आपके जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से आप जुड़े हो तो आपको वहां से एनओसी चाहिए ही चाहिए, जो डिटेल्स आपने भरी हुई हैं। ठीक है, क्या आप सभी किसी नाले, ये तो आप पढ़ लोगे, अंडरस्टूड है, इसमें यस नो करना है सिंपली। शासकीय अर्धशासकीय सेवा या अन्य स्थिति में यदि कोई सतर्कता जांच प्रारंभ की गई हो, यानी आपके पास जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे उसमें आपका कहीं डीआर क्लियर, मतलब जो आपका कोई विजिलेंस केस तो नहीं हुआ है आपके ऊपर, इसका आपको सर्टिफाई करना है कि आपका नहीं हुआ है। विगत 5 वर्षों में आवेदन जिन जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक तक प्रवास किया है ऐसे स्थानों पर प्रवास किया हुआ नित्य निवास का पता दिया जाए। तो अंडरस्टूड है, लास्ट 5 ईयर्स में जहां जहां आप रहे हो 1 साल से ज्यादा, उनकी डिटेल्स आपको इसमें यस करके भरनी है। तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, स्पेशली जो गर्ल्स कोटे की सीट्स हैं जिसमें यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या और ओबीसी सर्टिफिकेट जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिजर्वेशन ले रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था। तो बेसिकली इन जनरल वो अगर आपका 5 साल से ज्यादा पुराना है तो वो मानेगा नहीं। आई वुड सजेस्ट कि आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना है तो आप उसे नया बनवा लें। अगर अभी नहीं बनवा सकते तो आप पुराना लेकर जाएं। अगर मान जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानता है तो वो आपका प्रोविजनल में ले लेगा। अदरवाइज आपको जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास में वो नहीं मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिजर्वेशन ले रहे हैं वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 साल से अगर पुराना है तो वो नया बनने के लिए दे दें, सो दैट उनको दिक्कत ना हो। बनने में हो सकता है टाइम लगे, हफ्ते 10 दिन लग जाता है बनने में, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप अभी पुराना लेके चले जाएंगे, बाद में सबमिट करा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप 3 साल से अगर पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको देना है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको देना है। परमानेंट एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, आपका से जो आपने इनिशियली एड्रेस भरा था बेसिक, जहाँ पर डिटेल्स भरी थी पेरेंटल डिटेल्स, वो आप भर सकते हो। और ये करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस पे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जो भी यूपीपीएससी आपसे कम्युनिकेशन करेगा वो इस करस्पॉन्डिंग या मेलिंग एड्रेस पे करेगा। जो भी स्पीड पोस्ट आएगा, जो भी सारी चीजें हैं वो इस एड्रेस पे आएंगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। परमानेंट एड्रेस भी अलग हो सकता है, करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस आपका अलग हो सकता है कि आप जहां पर रह रहे हो, जहां पे चाहते हो कि यूपीपीएससी आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर भेजे या कोई भी क्वेरी भेजे, वो आपके इस एड्रेस पे आएगा। तो वो जनरली आपके परमानेंट एड्रेस से अलग होगा ही होगा, बिकॉज आप कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है और फिर फाइनल सबमिट करके आपको फॉर्म जनरेट करना है। तो जो जनरेट होगा सर्टिफिकेट, जो फॉर्म जनरेट होगा वो किस तरह है, मेरा जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था जब मैंने सबमिट किया था, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, इस तरह आपका जनरेट होगा। आपको ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को, ये बेसिकली इंटरव्यू कॉल लेटर एक टाइप से जनरेट होगा
इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसमें क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है। अब कंफ्यूजन ये आ रही है स्टूडेंट्स को कि इसको किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन अटेस्ट कराना है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट नहीं कराना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको, ये चाहे ये वाला फॉर्म हो या आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हों, वो कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं होंगे। और उनकी केवल आपको ओरिजिनल कॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आपको फोटो कॉपी कराना है और उसमें को सेल्फ अटेस्ट करना है, वो कॉपीज ले जानी है। और यहाँ पर आपको एक फोटो, ये आपकी ऑलरेडी प्रिंट आउट निकल के आएगी, जो आपने फोटो अपलोड की होगी इनिशियली। यहाँ पर आपको जस्ट साइन करने हैं, जो साइन आपने ओरिजिनली कहीं अपलोड किए होंगे फॉर्म में, वो सिग्नेचर मैच करने चाहिए। और यहाँ पर आपको जो फोटो लगानी है, देखिए लिखा हुआ है नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो स्वप्रमाणित। यहाँ पर जो फोटो आपको लगानी है ये अटेस्ट नहीं करनी है, यहाँ पर चिपका के सिंपली आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करनी है डेट के साथ। ठीक है, और भी इस पेपर में यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के साथ जहां जहां बोल रहा है कि कैंडिडेट के हस्ताक्षर होने, वहां वहां आपको सिग्नेचर करने हैं। सिंपली कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं कराने। अब आते हैं जो नोटिफिकेशन इशू किया था, वहां उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थे कि अगर हम कोई डिटेल इस फॉर्म पर गड़बड़ भर देते हैं तो चेंज कराने का तरीका क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू मॉडिफाई डिटेल्स आफ्टर, एक सेकेंड में आपको इसमें करके बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपका देख ले, लिख रखा है ऑनलाइन फॉर्म सेट सबमिट करने के उपरांत यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती, यानी आपने कोई गड़बड़ी आपको दिख रही है, आपने कुछ मार्कशीट में नंबर गलत डाल दिया, ठीक है, तो उसके संशोधन हेतु साक्षात्कार की नियत तिथि में से एक दिन पूर्व तक केवल एक बार संशोधन एडिट आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विकल्प, एक लिंक जनरेट होगा, क्लिक हियर टू मॉडिफाई डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन पर क्लिक करके कर सकते हैं। ऐसे आवेदन फॉर्म सेट जिस पर व्हाइटनर, अगर आप कोई प्रिंट आउट के बाद कोई व्हाइटनर ओवर राइटिंग या कटिंग करेंगे तो वो इंटरव्यू का जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मॉडिफिकेशन अगर कोई प्रिंट आउट के बाद आपको लग रहा है गड़बड़ी है, तो वेबसाइट पर ये लिंक आने एक्टिवेट होगा जिस भी डेट को आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डिफरेंट डेट्स हैं। 22 तारीख को इंटरव्यू, 22 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो अगर मान लें कि 21 तारीख तक, जिसका इंटरव्यू 22 को है, वो 21 तारीख को उसके लॉगिन आईडी पर ये ऑप्शन दिखेगा। अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो एक दिन पूर्व तक, यानी 20 तक वो चेंज कर सकता है, यानी एक दिन पहले जो भी डेट है उसके 24 घंटे पहले तक संशोधन कर सकता है इस क्लिक हियर टू मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाके। ठीक है, और ये सुविधा जो है ये अभी आपको नहीं दिखेगी। उक्त सुविधा निर्धारित साक्षात्कार की तिथि, जो भी नॉमिनेटेड डेट है रोल नंबर के हिसाब से, उससे एक दिन पूर्व तक केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। अगर एक बार आपने मॉडिफिकेशन करके सबमिट कर दिया तो दोबारा आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में तिथि में अपरिहार्य कारण से परिवर्तन कराया जाएगा, तब भी पूर्व में जारी साक्षात्कार की नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक यह सुविधा अनुमन्य रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि उनके राजस्थान का कोई एग्जाम है जिसका इंटरव्यू क्लैश कर रहा है यूपीपीएससी इंटरव्यू डेट से, जिसका एग्जाम डेट है, तो वो यूपीपीएससी के चेयरमैन को अप्रोच करें, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि साक्षात्कार तिथि अपरिहार्य कारणों से चेंज की जा सकती है। तो उसमें लोग जाकर एक बार मिल लें वहां पर, सो दैट अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा, तो आपको दोनों एग्जाम आपको देने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, फिजिकली डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है, के प्रारूप को पीडीएफ फाइल में उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, ये उपलब्ध है क्या मीन्स इसके फॉर्मेट्स ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन दिया था वो फॉर्मेट्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट, यानी अभी जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये मेरा फॉर्म था, मैंने आपको अभी स्क्रॉल करके दिखाया था। ठीक है, इसको हम आवेदन फॉर्म बोल रहे हैं। तो ये आवेदन पत्र हो गया। अभिमान्यता प्रपत्र,
प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्र और अंक तालिका वितरण को मुद्रित करा के, मुद्रित का मतलब है आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। ये आवेदन पत्र, अद्वान्यता मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये जो हमने 5 फॉर्म, जो 5-6 पेज भरे, इनको प्रिंट कराकर समस्त शैक्षिक अभिलेखों यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उसमें मार्कशीट, प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट्स की स्वप्रमाणित, ध्यान रखना है स्वप्रमाणित, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन नहीं कराने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। जितनी भी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th और बीटेक की, ठीक है, कि 2 सेट 2 कॉपीज तैयार करनी है इस फॉर्म सेट के साथ जो आपने प्रिंट आउट लिया फॉर्म फिल करने के बाद, और प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना है। तो ये हस्ताक्षर खुद के करना है, वहां पे लिखा होगा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, और जो फोटो कॉपीज होंगे उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करना है नीचे साइड में। और अब देखिए क्या लिखा हुआ है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो। अभिप्रमाणित फोटो मीन्स कि अटेस्टेड बाई गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो अब ये फोटोज कैसे आप अटेस्ट कराओगे वो मैं आपको बता देता हूं, उसका तरीका क्या है। सिंपली क्या करना है, A4 साइज का आपको ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है। आपको 2 फोटोज उस पर पेस्ट करनी है, ठीक है। फोटोज पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली उस फोटो के ऊपर अटेस्टेड लिखवा के गेजेटेड ऑफिसर की स्टैंप और सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। तो ये 2 फोटोज आपको सेल्फ गेजेटेड ऑफिसर से इस ब्लैंक पेपर पे चिपका के अटेस्ट कराने हैं, ठीक है। और साथ में 2 सिंपली फोटोज, इस पे कोई भी नॉन अटेस्टेड फोटोज होंगे, इस पे कुछ नहीं करना, सिंपली फोटोज रहेंगी। उन फोटोज को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जाना है। कहाँ जाना है? 9 बजे आपको जो इंटरव्यू की डेट शेड्यूल्ड है, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनको 1 बजे यमुना भवन प्रयागराज में पहुंचना है। साक्षात्कार के समय शैक्षिक अर्हताओं को, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितनी समस्त अंक तालिकाएं, यानी बीटेक की हर साल की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए, फोटोकॉपीज तो आपको 2 सेट तैयार करनी ही करनी, ओरिजिनल भी आपको चाहिए होगा। अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र बेसिकली जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs ऑर्गेनाइजेशंस में है उनके लिए उनको चाहिए होगा। तो जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, बेसिकली अगर वो रिजाइन कर चुके हैं तो बेसिकली ज्वाइनिंग और रिलीविंग या रेजिग्नेशन लेटर से काम चल जाएगा, ठीक है। चालक अनुज्ञप्ति का मतलब है आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना लेके जाना है अगर आपके पास है, अदरवाइज आधार कार्ड फॉर द ID प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लाएं, मीन्स ओरिजिनल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बिकॉज बिना उसके वो वेरिफिकेशन कर नहीं पाएगा, ठीक है। और कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी अनिवार्य होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी, बिकॉज उसे रिजर्वेशन मिल रहा है, तो को पिता पक्ष से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण यानी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग यानी OBC, SC, ST के लिए जो क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, उनके समर्थन पे निर्धारित नवीनतम प्रारूप में जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकार से कार्यरत अभ्यर्थियों को सेवा योजना द्वारा जारी NOC चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, तो NOC केवल हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उपयुक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया जाना संभव नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि संभव नहीं होगा, लेकिन आप साथ में जो भी चीज आपके पास नहीं है, आप इसीलिए कहता हूं मैं कि आप एक सिंपली 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट नोटराइज करा के बना लें कि मैं अगर मेरा सिलेक्शन होता है उसके उपरांत मैं इसको जमा करा दूंगा टाइम बाउंड मैनर पे, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप करवा लीजिए। कोई और भी पर्सनल अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। आई होप मैंने सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।